तरह से हम लगातार आपको रोज बताते हैं कि ये वक्त होता है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस का, सबसे बड़ी डिबेट का। और आज हमारा जो मुद्दा है वो किसान कर्फ्यू को लेकर है। किसान कर्फ्यू का ऐलान देश के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन ने किया है और कल जनता कर्फ्यू के तहत एक पूरे देश में किसानों का ये आंदोलन होगा। आप देखिए तो लगातार जिस तरह से किसान विधेयकों को लेकर सड़क से संसद तक जो संघर्ष है किसानों का, विपक्षी दलों का, वो जारी है। इसमें तमाम पहलू हैं, तमाम चीजें समझने वाली हैं। लगातार हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि ये बिल किसानों के पक्ष में है, ये विधेयक किसानों के पक्ष में है, लेकिन विपक्ष लगातार जिस तरह से अपने तर्क दे रहा है कि किस तरह से किसान इस पूरे विधेयक से बर्बाद हो जाएंगे, किसान तबाह हो जाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक धीरेन्द्र सिंह जी जुड़ेंगे, साथ ही साथ डॉक्टर उमाशंकर पांडे हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, डॉक्टर एसपी यादव हैं पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री थे। इसके साथ ही साथ आलोक वर्मा है भारतीय किसान यूनियन के नेता। लेकिन सबसे पहला सवाल जो है वो ये धीरेन्द्र सिंह जी आपसे है कि तमाम डिस्कस हुआ, तमाम बातें निकल के आई, आप लोग भी कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जो विधेयक है वो किसानों के पक्ष में है। आखिर जब ये इतना किसानों का हितैषी विधेयक है तो ये किसान क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों सड़कों पर हैं, क्यों विपक्षी दल लगातार जो आप देखिए तो संसद से सड़क तक संघर्ष जारी किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों का भी समर्थन विपक्षी दलों को मिल रहा है। अगर ये इतना ही हितैषी बिल है किसानों का तो इस पर इतना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है? धीरेन्द्र जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसानों को गुमराह करने की एक साजिश की जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आक्रोश है लोगों में वो एमएसपी को लेकर है। जैसा कि आंकड़े हमें बताते हैं कि पूरे देश में एमएसपी का लाभ 6% किसान ले पा रहा है। और ये जो पुरातन व्यवस्था थी जिसमें पूरा देश जकड़ा हुआ था, आखिर कैसे किसान की आमदनी को इस लायक बनाया जाए कि उसे अपने उत्पादन की लागत के सापेक्ष इतना मुनाफा हो जिससे उसका परिवार चल सके। तो ये बिचौलिए आधारित जो व्यवस्था थी, हम ये देखें कि हम हरियाणा अपने अनाज को नहीं ले जा सकते थे, पंजाब नहीं ले जा सकते थे। तो ये जो मोदी जी ने किसानों के हित में कानूनों को बनाया, देखिए आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र के संभ्रांत किसान भी हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि अब किसान जहां चाहे अपनी फसलों को बेच सकता है, जाके वो प्रदेश में बेचे, जिलों में बेचे, जिलों से बाहर बेचे, प्रदेश के बाहर बेचे। क्या इससे पहले ऐसी रोक थी क्या इसके पहले किसान जहां चाहता था, किसान तो पहले भी जहां चाहता था, जिस मंडी में चाहता था उस मंडी में जाकर अपना अनाज बेच सकता था? हम उत्तर प्रदेश के किसान हैं, हम गेहूं अपना और धान हरियाणा नहीं ले जा सकते थे, हमें छूट नहीं थी। उसके लिए मंडी समिति के कई कानून हमें बाधित करते थे। और देखिए, ये जो ना तो मंडी व्यवस्था इस कानून से समाप्त हुई है, ये मोदी जी ने स्पष्ट कहा है, ना एमएसपी व्यवस्था को समाप्त किया है, बल्कि ये तो एक सुनहरी मौका उस पुरातन व्यवस्था को समाप्त करने के बाद इस देश के किसानों को दिया गया है, जहां ये हम आलोक में और अच्छा नहीं, मैं आता हूं सर आपके पास, जहां भी चाहे अपने मैं आपके पास आता हूं। लेकिन आलोक वर्मा जी, अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि इस विधेयक के लागू होने के बाद, यानी लागू हो ही चुका है, अब किसान देश में जहां चाहे वहां पर अपना अन्न बेच सकता है, अपना अनाज बेच सकता है। क्या इससे पहले ऐसा नहीं था? क्या इससे पहले कोई ऐसा कानून था कि उस कानून के तहत किसान कहीं बाहर नहीं जा सकता है या प्रदेश में बेच सकता है, जिलों के अंदर ही रह के बेच सकता है? आलोक जी। विधायक जी ने जो बात कही मैं उसमें बताना चाहूंगा कि पहले किसान सब कहीं अपना अनाज बेच सकता था। आप देख लीजिए, मलिहाबाद की आम विदेश तक जाती है भाई, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो एमएसपी है भाई, एक तरफ प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो इस बिल को लेके आते हैं एमएसपी पे बार बार वो करें। आप ये बताओ कि एमएसपी पे खरीदारी होती नहीं है। जब सरकारी खरीदारी होती थी तब भी एमएसपी पे नहीं खरीदारी होती थी। सरकारी खरीदारी आज तक सरकार ने 100% लक्ष्य पूरा ही नहीं किया कभी। उसमें हमेशा बिचौलिए ही काम करते थे और उस बिचौलियों को आज फिर से ये बिल ला करके बिचौलियों को और ताकतवर बना दिया गया है। राजवीर जी, मैं एक चीज आपसे, मतलब आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी से पूछना चाहता हूं
कि अगर किसान चाहे मंडी में बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, तो मंडी के बाहर आपने जब बिल आया तो आप उसमें ये चीज क्यों नहीं संशोधित करके लिख दिए कि मंडी के बाहर भी एमएसपी से नीचे खरीदारी नहीं होगी। अगर एमएसपी से नीचे खरीदारी होती है तो ये जुर्म माना जाएगा। आप ये भी तो करिए, आप इस चीज को कहते किसान को इसका कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है आलोक जी, मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी से जानना चाहता हूं सर कि जिस तरह से जो ये तमाम बातें आ रही, सरकार भरोसा दिला रही है किसानों को, विपक्ष को, कि इस नए विधेयक में एमएसपी का कोई रोल नहीं है। जिस तरह से बता रही, इससे एमएसपी कहीं खत्म होने वाला नहीं है, एमएसपी को लेकर इस विधेयक में कुछ कहा भी नहीं गया है, लेकिन आप लोग सिर्फ किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि ये विधेयक वास्तव में किसानों के पक्ष में है। तो अगर ऐसा सच में ऐसा है, अगर नहीं है तो आपके पास वो कौन से तर्क हैं जिससे आप ये बता रहे हैं कि नहीं इस विधेयक अब लागू हो गया तो एमएसपी खत्म हो जाएगी? देखिए राजवीर जी, अगर सरकार दे रहे हैं कि एमएसपी के नीचे खरीद नहीं होगी, तो उन्होंने एक लाइन उनको जोड़ने में क्या आपत्ति है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है वो कहीं भी खरीद सकता है, ये विधेयक में है, लेकिन एमएसपी के नीचे नहीं खरीद सकता है, ये विधेयक में क्यों नहीं है? इसका मतलब कि सरकार एमएसपी के नाम पर देश के किसानों के साथ विश्वासघात करने पर तुली हुई है। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सरकार ने यह जिक्र नहीं किया कि अगर किसान और व्यापारी के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो किसान एसडीएम के पास जा सकता है, डीएम के पास जा सकता है, और वहां से असंतुष्ट हो जाएगा तो वो कोर्ट नहीं जा सकता। ऐसा क्यों किया? क्यों कानूनी अधिकार लेने के लिए किसानों को प्रतिबंधित कर दिया गया? और जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 है, उसके अंतर्गत पहले कालाबाजारी से लोगों को संरक्षण प्राप्त था कि कोई कालाबाजारी नहीं कर सकता। आपने कालाबाजारी को तो बिल्कुल लीगलाइज कर दिया। तो यानी कि किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब मंडी परिषद में खरीदारी ही नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति किसानों से कहीं भी खरीद लेगा, तो फिर सरकार कैसे उसको रेगुलेट करेगी कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य पे वो दिया या नहीं दिया? आपने उसके लिए कोई प्राविधान तो किया नहीं। प्राविधान कर दीजिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे कोई व्यापारी किसी किसान से खरीद नहीं सकता, और अगर खरीदता है तो उसके खिलाफ जुर्माना होगा या जेल होगा या दोनों होगा। ये आप लिख दीजिए, हम स्पष्ट हो जाएंगे कि हां सरकार की मंशा ठीक है। और प्रधानमंत्री जी की, राजवीर जी, गारंटी देख लीजिए, उनकी गारंटी पर देश कितना भरोसा कर सकता है। नोटबंदी पर इन्होंने 50 दिन मांगे थे, फेल हो गया। काला धन पे 100 दिन मांगे थे, कोरोना पर इन्होंने 21 दिन मांगे थे। इनकी गारंटी तो लगातार फेल हो गई, तो अब किस बात की गारंटी? धीरेन्द्र जी, अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है और किसान भी, अगर किसान संगठन या किसान देश के किसान हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि ठीक है कि प्रधानमंत्री की बात का हम भरोसा किस लिहाज से कर लें, इसके पहले के जो तमाम तर्क दिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसको लेकर सोचना चाहिए, सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि अगर भरोसा हो भी तो कैसे हो। बैठे हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता उमाशंकर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कानून जो सदियों से जकड़े हुआ था किसान को, उसमें जो बदलाव किए हैं मोदी सरकार ने, वो वक्त की नजाकत को समझते हुए और जिस तरीके से आर्थिक मंदी का दौर है, किसान को कैसे हम स्टेबल रख सकते हैं, उसकी आमदनी को, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाए गए हैं। जिस कानून के अभी परिणाम ही सामने नहीं आए, अभी से उस पर सिक्योरिटी मांगना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। उसके पहले स्वामीनाथन आयोग का जांच लेना चाहिए। बिल्कुल धीरे उसकी रिपोर्ट को सबसे पहले मोदी सरकार ने जुड़े हुए संज्ञान में लिया। इनसे भी ये सवाल लेना बड़ा लाजमी है कि डॉक्टर साहब, जिस तरह से सरकार तमाम दावे करती है, वो दावे कहाँ हैं, ये सब हम सब लोग जानते हैं। बहुत सारे दावे पूरे होते हैं, बहुत सारे दावे सरकार नहीं पूरे कर पाती, अपने जो कमिटमेंट होते हैं लोगों के साथ छूट जाते हैं। ये सरकार का एक स्वभाव होता है, ये कोई बीजेपी की बात नहीं है, ये चाहे आपकी सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो। क्योंकि आप अपने क्षेत्र के, आप भी संभ्रांत किसान हैं, तो क्या इसके पहले ये सच में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं, क्या वास्तव में इसके पहले किसानों को लेकर एक ऐसा काला कानून बनाया गया था जिससे किसान बिल्कुल घुटन महसूस कर रहे थे क्या? शिव प्रताप जी, देखिए
राजवीर जी, अगर किसान में नहीं जा पहले सकते थे अपना जी नहीं, किसान पहले अगर घुटन महसूस करते तो सड़कों पर उतरते। आज सड़कों पर पूरे हिंदुस्तान का किसान क्यों सड़कों पर उतर आया है? अगर उसको रेमेडी दी जाती तो वो तो जान रहा है किसान ना कि जैसे रेलवे को बेचा जा रहा है, जैसे बीएसएनएल ने जियो के सामने दम तोड़ दिया, ऐसे किसान जो है बड़े बड़े अडानी अंबानी जो चहेते जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनके सामने जान रहा है किसान कि जो है हम लोग जो है उनकी गुलामी करेंगे और मजदूर बन जाएंगे। अब आप बताइए, ये सरकार का मनसा अगर साफ होता तो कैसे कहीं भी किसान बेच सकता अपनी उपज को? तो क्यों नहीं लगा देते हैं कि एमएसपी से कम रेट पे अगर कोई खरीदेगा तो अपराध माना जाएगा। दूसरी बात है, इन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा किसान और जो है पूंजीपति के बीच में, कंपनी के बीच में, और अच्छा दाम मिलेगा। तो आप बताइए, और अगर कोई विवाद होता है तो जो है एसडीएम को जाएंगे। और बताइए एसडीएम, हम जानते हैं कि अभी फसल बीमा योजना में बताइए कितने किसानों को इन्होंने फसल बीमा का लाभ दिया। सारा एसडीएम जो है अडानी अंबानी के सामने घुटना टेक देगा की बात हो गई। दूसरा वो पक्ष जैसा भी चाहेंगे आपको वो देखना सब चला चाहिए। देगा। और दूसरा पक्ष ये है, सच में ये है कि जो आप देखिए सेंट्रल यूपी या आप पूर्वांचल में देखिए, जो छोटे काश्तकार हैं, जो 2 बीघे 4 बीघे जिनके पास जमीनें हैं, जिन किसानों के पास, उनके अनाज का क्या होता है। हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से वो अपने अनाज को औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर होते हैं। तो ऐसे में अगर सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि छोटे से लेकर बड़े किसानों तक की एक ऐसी व्यवस्था हो जिनमें उनका जो मूल्य है, अनाज का जो मूल्य है वो बाजार के हिसाब से मिले, तो इसमें बुराई क्या है? इसका तो आपको समर्थन करना चाहिए। कुछ चीजें बुरी हो सकती हैं किसी विधेयक की, लेकिन पूरे विधेयक को आप खारिज कर रहे हैं, नकार रहे हैं। नहीं राजवीर जी, ये मनसा साफ नहीं है। हम तो कह रहे हैं जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर जोर जबरदस्ती करके और ध्वनिमत से बिल पास करा दिया गया और चर्चा नहीं हुई, तो हम तो कहते हैं कि जो है सरकार जो है एक बिल पास कर दे कि अडानी अंबानी ही देश चलाएंगे, कोई जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से जो सरकार का मोडस ऑपरेंडी है उससे तो साफ जाहिर है सारा इनकी जो योजनाएं हैं सब पूंजीपतियों के लिए है, अडानी अंबानी और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है। अब बताइए, कह रहे हैं कि जो है वो डिजिटल इंडिया है, किसान को जो है अच्छा रेट मिलेगा। डिजिटल इंडिया में बैंक जो है लोग सरकार के हर फैसलों को केवल अडानी अंबानी ले गए विदेश में, थोड़ा इससे अलग हटके देखना चाहिए शिव प्रताप जी। तो किसान कहाँ हो पाएगा? धीरेन जी, जब इतनी चीजें बेहतर हैं, ठीक है, विपक्ष को मान सकते हैं कि विपक्ष चलिए इसमें राजनीति कर रहा है, लेकिन आप ये बताइए कि जो किसान संगठनों की मांग है, जो लगातार कह रहे हैं कि ठीक है सरकार अगर किसान के हितों को लेकर सोच रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इस ऑर्डिनेंस को लाने के पहले, अब तो चलिए विधेयक बन गया, जब ये ऑर्डिनेंस सरकार लाई या विधेयक जब पास हुआ संसद से, राज्यसभा से, लोकसभा से, तो क्या इसको लेकर किसानों से बात नहीं करनी चाहिए थी क्या? ये सवाल इसलिए उठता है कि आप किसान हैं और एक संभ्रांत किसान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, तो सरकार ने इसमें कहीं चूक हुई है क्या, गलती हुई है सरकार से, ये सरकार ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया? देखिए, अगर आप किसी के हित का बिल बना रहे हैं, किसी के लिए अच्छी बात, अच्छा काम कर रहे हैं, उसको ही आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, उसकी ही जानकारी में चीजें नहीं होंगी? देखिए, ये बात कॉन्फिडेंस की नहीं है, क्योंकि इसमें बिचौलियों की सारी मोनोपोली समाप्त हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर मैं किसान हूं, मैंने आलू का उत्पादन किया और मुझे मूल्य नहीं मिला उसका, और मेरा आलू 1 रुपए किलो में बिका, भारी फसल हो गई, क्योंकि मैं भंडारण उसका नहीं कर सकता, मेरे पास क्षमता नहीं है। इस कानून से जो कमोडिटी एक्ट को समाप्त किया गया है, भंडारण की सीमा को, उससे हमें इन्वेस्टर मिलेगा इस क्षेत्र में, हम कोल्ड स्टोरेज बना पाएंगे, हम किसानों के जो उत्पाद हैं उन्हें कोल्ड स्टोरेज में संरक्षित रख पाएंगे। अगर उड़ीसा में किसी चीज की आवश्यकता पड़ी और हमारे पास टमाटर भारी मात्रा में, तो हम वहां के उपभोक्ताओं को भी फायदा पहुंचाएंगे और किसानों को भी लाभ होगा। जहां तक खेती को लीज पर लेने की बात है, आज भी बहुत किसान बटाई पे अपनी जमीन को देता है, लेकिन उसकी जो लागत लगती है और उसके बाद में जो प्राकृतिक आपदा आती है, उससे किसान बर्बाद हो जाता है। आज जो लागत लगेगी खेती में,
वो उस इन्वेस्टर की लगेगी और उसके मुनाफे में किसान को 25 से 30% हिस्सा मिलेगा। किसान की सारी दिक्कतें समाप्त हो गई हैं इस कानून को आने के बाद में। ये सच भी है ये कि सिर्फ बिचौलियों कुछ का इतना लोगों बड़ा को, रोल है और किसानों और कुछ लोगों इस तरह का को काम होता है जो ऐसी किसानों सरकार का विरोध एक तरह से करना है, आप चूंकि देखिए इनके तो पास जो कुछ सबसे और बड़ा बचा किसानों को नहीं दंड है। मिलता है वो बिचौलियों के द्वारा ही मिलता है। अगर बिचौलियों की व्यवस्था खत्म हो रही है जैसा विधायक जी बता रहे हैं, खूबियां गिना रहे हैं इस विधेयक की, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो तो बढ़िया है, उसका स्वागत तो आपको भी करना चाहिए। राजवीर जी देखिए, इसमें बिचौलिया खत्म जा नहीं रहा किया है, इसमें छोटे बिचौलियों को खत्म करके बड़े बिचौलियों को सब कुछ दे दिया जा रहा है। बड़े बड़े व्यापारी आएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर उनका खेत लेंगे और उसके बाद जब फसल पकने को तैयार होगी तब वो उनको उसमें तरह तरह की कमियां गिनाएंगे, लेट करेंगे और उसका नतीजा क्या होगा कि जिस रेट पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के पहले तय होगा उससे भी कम कीमत पर किसान औने पौने दाम पर उन बड़े व्यापारियों को देने को मजबूर हो जाएगा। ये बड़े व्यापारी कौन होंगे? वो अडानी अंबानी टाइप के लोग होंगे। और मैं उदाहरण के तहत इसको बताता हूं। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हुआ था। पेप्सिको कंपनी ने किसानों का खेत लिया था कॉन्ट्रैक्ट पर और इसी तरीके की वहां पर उन्होंने पेप्सिको की कंपनी ने खेल खेला और नतीजा क्या हुआ कि जब किसान उससे हटने लगा तो करोड़ों रुपए का मुकदमा पेप्सिको कंपनी ने किसानों के ऊपर ठोक दिया। आप समझिए होगा क्या जब छोटे जो व्यापारी खरीदते हैं। अभी जो गांव में प्रक्रिया चलती है कि बगल का कोई व्यापारी होता है उसको बेच देते हैं और उनसे साल भर का उससे लेन देन चलता रहता है, लेकिन वो खत्म हो जाएंगे। वो खत्म हो जाएंगे, बड़ा व्यापारी आएगा। किसानों के पास 85% सीमांत किसान है इस देश में और उनके पास भंडारण की क्षमता नहीं। जो धीरेन्द्र जी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, भंडारण की क्षमता है नहीं। औने पौने दाम में राजवीर जी वो बेच देंगे। एक व्यवहारिक पक्ष भी सोचिए कि हम आप अगर सच में इसका एनालिसिस करें, इसका विश्लेषण करें तो आप देखिए कि किस तरह से सेंट्रल यूपी में जिस तरह मैंने बताया जो छोटे काश्तकार हैं, क्या वो खेती करते हैं क्या? अब हम लोगों के यहाँ अगर 2-4 बीघे खेत है तो क्या हम लोग खेती करते हैं क्या? उसका करते क्या है? उसको जैसे हम लोगों के यहाँ कहा जाता है भाई अधिया दे दिए, बटाई पे दे दिए, तो ये सब व्यवस्था तो पहले से चल रही है ना। बिल्कुल नहीं, अगर इसको सीधे सीधे मुनाफे से जोड़ा जा रहा है और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत इससे जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जा रहा है लोगों को, जो किसान है, छोटे किसान है या फिर बड़े ही किसान है, तो इसमें दिक्कत कहां से आ रही है? समझिए 85% किसान इस देश में वो हैं जो सीमांत है, जिनके पास खाने के बाद किसी के पास 10 क्विंटल बचता है, किसी के पास 20 क्विंटल बचता है। और क्या जो भाजपा सरकार कह रही है कि वो कहीं भी बेच सकते हैं, ये तर्क कितना हास्यास्पद है कि जिसके पास 10 क्विंटल 15 क्विंटल है वो भोपाल बेचने जाएगा क्या? वो अहमदाबाद बेचने जाएगा क्या? इसका मतलब क्या है कि ये लॉजिक बिल्कुल कि किसान जो है वो मुक्त हो गया है। धीरेन्द्र जी अपनी सरकार को कहिए 85% सीमांत किसानों वाला देश जो 10 क्विंटल 15 क्विंटल 20 क्विंटल बचाता है, वो अहमदाबाद में अगर 200 रुपए ज्यादा भी मिल रहा होगा तो वहां पे लेके वो ट्रैक्टर से लाद के बेचने जाएगा तो उसका तो घर बिक जाएगा केवल डीजल में। तो ये तर्क बिल्कुल कुतर्क है। असली बात यह है कि आपने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत से इन कृषि उपजों को निकाल दिया। इससे कालाबाजारी बढ़ेगी। वो जो बड़े व्यापारी होंगे जिनके पास पैसा होगा वो शुरुआत में ही किसानों का ज्यादातर माल खरीद के भंडारण कर लेंगे और अपने हिसाब से वो बेचेंगे। नतीजा किसान तो मारा ही जाएगा, साथ में जो आम आदमी है, जो उसका कंज्यूमर है, उसको भी महंगे पे मिलेगा, उसको भी महंगाई पर मिलेगा। जैसे अभी कानून होते हुए भी, राजवीर जी बस 2 सेकंड, कानून होते हुए भी काला बाजारी कभी रुकी नहीं। अब तो आपने काला बाजारी को लाइसेंस दे दिया। एक तरफ किसान मारा जाएगा और दूसरी तरफ उपभोक्ता मारा जाएगा। अच्छा नहीं आलोक जी ये थोड़ा इससे अलग हटके मैं एक चीज ये समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये सवाल मैंने कल भी लोगों से पूछा था, कल भी जानना चाहता इसके बारे में कि उत्तर प्रदेश में किसान संगठन जो है नहीं नजर आ रहे हैं और लग रहा है सरकार के सहमत नजर आ रहे हैं। अब ये बताइए कि आपके भी भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता आते हैं, टिकैत साहब मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, क्या इस संबंध में बात हुई? इस विधेयक को लेकर चर्चा हुई?
क्योंकि आपने जिस तरह से अब कल आप लोग जनता कर्फ्यू का आपने ऐलान किया है, पूरे देश भर में बता रहे हैं कि एमएसपी और फसल खरीद गारंटी को लेकर ये आंदोलन है, तो ये क्या एक सिर्फ आंदोलन का प्रतीक है क्या? इसमें ऐसे ये जो किसान विधेयक है ये सब मुद्दे तो है नहीं आप लोगों के आंदोलन में? नहीं राजवीर जी, मैं आपको बताऊं, कल हम लोगों की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी और उसमें हम लोगों ने इस जो विधेयक है इस पे चर्चा किया था, और चर्चा में हमने उनसे ये इस बात की मांग की थी कि जो एमएसपी है उससे मंडियों के बाहर भी खरीदारी ना की जाए, और अगर कोई खरीदता है तो उसको जुर्म मान के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, हमारा जो जनता कर्फ्यू है, जनता कर्फ्यू का सिर्फ एक मकसद इतना है कि केंद्र सरकार किसानों के लिए इतना बड़ा बिल लेके आती है, बहुत अच्छी बात है, फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, लेकिन इसमें क्या प्रधानमंत्री जी ने जैसे जीएसटी को सरल बनाने के लिए लगभग 7,000 स्टेप उठाए गए उसको सरल बनाने के लिए, आप अगर किसानों के प्रति इतना अच्छा सोच रहे हैं, इतनी अच्छी सोच है आपकी, तो क्या किसानों से कभी भी आपने इसके बारे में विचार किया? और अगर आपने विचार किया तो इसको पूरी चर्चा के साथ आपको लाना चाहिए था, एकाएक इसको नहीं लाना चाहिए। विचार किया तभी तो आलोक जी इतना बड़ा विधेयक, 3 विधेयक ले आए किसानों के लिए। नहीं राजवीर जी, दूसरी बात यह है मैं आता हूं कि किसान राजवीर जी, किसान आज से नहीं, किसान बहुत दिन से परेशान है, और इसी बात पे जो है इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसान की आय दोगुनी करेंगे। हम किसानों ने इनको पूर्ण बहुमत में लेके आए। भाई 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना था। विधायक जी बैठे, आप बता दीजिए, गन्ना एक्ट में भी लिखा है कि अगर आय दुगनी करने का कोई फार्मूला ही हो भाई। राजवीर जी, विधायक जी बैठे हैं, भाई बता दें 14 दिन में गन्ना एक्ट में साफ साफ लिखा है कि अगर 14 दिन में भुगतान नहीं हुआ तो हमें ब्याज चुकाना चाहिए, लेकिन 14 दिन में भुगतान नहीं हुआ और आज भी किसानों का 15,000 करोड़ रुपया बाकी है। अच्छा डॉक्टर शिवप्रताप जी, जिस तरह से इस पूरे विधेयक में आप देखिए तो जो सरकारी किसान सरकारी मंडियां हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में जो सरकारी मंडियां हैं, उस मंडी के बाहर अगर इस विधेयक को पूरा पढ़ते हैं तो उस मंडियों से हटकर एक ऐसी व्यवस्था होगी कि जहां पे किसान अपना अनाज ले जाएगा और उसको जो सही उचित मूल्य है, जो एमएसपी दर है, उससे एमएसपी दर से नीचे नहीं, कम से कम उससे अधिक ही मूल्य अनाज के उसको मिलेंगे। लेकिन ऐसे में ये सवाल ये बड़ा उठता है, ये डॉक्टर साहब आपके लिए भी मैं कह रहा हूं कि ऐसे में ये सवाल ये बड़ा उठता है कि जो सरकारी मंडियां हैं, कहीं ना कहीं वो फिर अगर व्यवस्था ऐसी चलती रही तो सरकारी मंडियां खत्म नहीं हो जाएंगी क्या? क्योंकि इसके पहले हजारों उदाहरण ऐसे थे शिवप्रताप जी, इससे पहले हजारों उदाहरण ऐसे थे कि आपने प्राइवेट कोई व्यवस्था शुरू की तो जो सरकारी व्यवस्था है कहीं ना कहीं वो उससे डगमगाई, वो चाहे बीएसएनएल से लेके आईटीआई, ऐसे तमाम व्यवस्थाएं हैं। आप देखिए शिवप्रताप जी। जी देखिए, ये सरकार जो है, ये तो हम कह रहे हैं बिना सोचे विचारे, ना इन्होंने जो है विशेषज्ञ से बात की, ना इन्होंने जो है विपक्षी दलों के नेताओं से बात की, ना इन्होंने किसान संगठन के नेताओं से बात किया, और एकदम कानून जो है काला कानून ले आए। तो वही मैं कह रहा हूँ, देखिए मंडी आप बाहर एक तरफ ये देखिए, मंडी के बाहर ही कह रहे हैं कि बेच सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि एमएसपी गारंटी दें कि एमएसपी से कम रेट पे अगर कोई खरीदता है तो उसके खिलाफ अपराध माना जाएगा। तो ये सारा जो कानून जो इन्होंने बनाया है, सारा केवल घालमेल करके केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों, जो अपने चहेते पूंजीपति है, चाहे अडानी अंबानी, उनको लाभ पहुंचाने के लिए। ये मैं 1 मिनट टाइम देंगे, एक उदाहरण बताऊंगा। हमारे क्षेत्र बलरामपुर जनपद में भांगड़ क्षेत्र में काला नमक चावल पैदा होता है। वहां पर एक 7-8 साल पहले एक कंपनी आई और कहा कि जो है बासमती वो, और थोड़ा सा दे दिया, उसके बाद में जो है और किसानों ने बासमती चावल पैदा किया और अच्छे रेट पे खरीद लिया उसने। बाद में उसने पूरा अपना बासमती के नाम पे बीज दे दिया पूरे किसानों को, इलाके के सारे किसानों ने ले लिया, और नतीजा हुआ कि बाद में वो खरीदने आया ही नहीं कंपनी वाला, और बासमती चावल की बजाय वो नकली निकला। तो इस तरीके से यही कंपनियां करेंगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर। ये जो है पहले लुभाएंगे किसानों और उसके बाद में किसानों का जो है पूरा ये जमीन जायदाद सब दिखवा देंगे। किसानों के हित को लेकर जो सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, जो विधेयक लाई है,
तो ये आपको ऐसा लगता नहीं कि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, आप बता रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन वो नहीं ले रहा है उसको, कह रहा हमें नहीं चाहिए। तो क्या ये इस पूरे विधेयक को लेकर ऐसी बात नहीं नजर आ रही कि आप सरकार कह रही किसानों से नहीं, ये आपके हित के लिए है, ये कानून आपके हित के लिए है, इससे आप संभ्रांत हो जाएंगे, इससे आप सुखी रहेंगे, इससे आपके अनाजों का उचित दाम मिलेगा, लेकिन वो मना कर रहे हैं कि भैया हमको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार दे रही है। देखिए किसान क्या ऐसा कोई तर्क है आपके पास कि इसको किसानों को कोई मना नहीं कर रहा। आप कहीं भी, आप पूरे देश में देखें, कहीं कोई किसानों का आंदोलन नहीं है ऐसा। ये कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम मोदी सरकार का है जो किसानों को एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन देना चाहती है। इसमें क्या दिक्कत है कि किसान भंडारण के लिए उसके पास पैसा नहीं होता, जिसके पास पैसा है वो भंडारण करेगा, पूरे देश में एक चैन बनेगी कोल्ड स्टोरेज की। हमारा जो उत्पादन है, हम सब्जियां पैदा करते हैं, उसे हम संरक्षित कर पाएंगे। और शहरों में जिस तरीके से रेट बढ़ते हैं, किसान के साथ साथ किसान को तो फायदा होगा ही, हम सही रेट पर उपभोक्ता को भी उस उत्पादन को जो है उपलब्ध करा पाएंगे। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं मिल पा रही है। मैं अपने पीसीआर को बोलूंगा कि देखें कि क्या दिक्कत है। जी उमाशंकर पांडे जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर शिव प्रताप जी आपका धन्यवाद, धीरेन्द्र सिंह जी विधायक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आलोक वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो सवाल हैं वो लगातार बने हुए हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि ये किसान विधेयक इस समय आप देखिए तो संसद से लेकर सड़क तक जिस तरह से किसानों का, विपक्षी दलों का संघर्ष जारी है, ये तो वही बात हो गई कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा विधेयक आया है और सरकार समझा रही है किसानों के लिए ही विधेयक है, इससे किसान समृद्ध होंगे, किसान खुशहाल होंगे। लेकिन किसानों को ही ये बात नहीं समझ आ रही है। तो इस बात को कहीं ना कहीं सरकार को भी समझना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या बात है इस विधेयक में, ऐसे कौन से नियम कानून है जिसको किसान मानने से या समझने से